महाराष्ट्र की लड़ाई अब रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। 8 दिन प्रचार करने में बचे हैं, यानी कि राजनीतिक दल 8 दिन और प्रचार कर सकते हैं। 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 23 को नतीजे आएंगे। हम हर रोज एक 4 बजे शाम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक लाइव आते हैं और अपने एक्सपर्ट के साथ, और वहाँ जो मौजूदा स्थिति पे हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बताते हैं कि आखिर वहाँ की स्थिति क्या है और महाराष्ट्र का मूड क्या है, जनता वहाँ की क्या सोचती है। तब 2019 में जब चुनाव हुआ था, अब जब 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, दोनों में अंतर क्या है। जब एकता थी तब, और जब दो पार्टियों के बीच टूट हुई है तब। आज महाराष्ट्र के मूड में हम बात करेंगे औरंगाबाद जिले की, जो मराठवाड़ा का हिस्सा है। मराठवाड़ा में जो जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं, 7-8 जिले आते हैं, उनमें औरंगाबाद पहला जिला है, जहां से आप उत्तरी महाराष्ट्र से अगर इंटर करेंगे मराठवाड़ा में तो औरंगाबाद में घुसेंगे, पश्चिमी से भी इंटर करेंगे तो औरंगाबाद। औरंगाबाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 राजनीतिक दलों की लड़ाई बड़ी भूमिका होती है, जहाँ एएमआईएम भी अपनी भूमिका निभाती है, और एमआईएम की भूमिका और तब हो जाती है जब तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र एक इकलौता स्टेट है जहां एमआईएम की पकड़ इन इलाकों में अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये चुनाव किस लहजे से किस पार्टी के लिए आगे जाएगा, क्योंकि पिछली बार का अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो जो 9 सीटें थी उनमें से सिलोट थी, कन्नड़ थी, पुलंबरी थी, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद पश्चिम, औरंगाबाद पूर्व और पैठण, गंगापुर और वैजापुर। इन 9 सीटों में से 6 सीटों पर शिवसेना ने जीत हासिल की थी और 3 सीटें बीजेपी के हाथ में आई थी। और इससे 2014 की अगर बात करेंगे तो एमआईएम ने 1 सीट औरंगाबाद सेंटर पर कब्जा किया था, जो 2019 के चुनाव में खो दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एमआईएम 3-4 सीटें ऐसी हैं जिन पे जो दूसरे स्थान पर रही या तीसरे स्थान पर रही, यानी कि किसी न किसी पार्टी का डेंट लगा। तो आज जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सोनू, हमेशा की तरह हर रोज की तरह सोनू है। सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजीब सर आज हमारे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद से। मुजीब सर, आपका भी स्वागत है। रमेश जी, आपका भी थैंक यू। स्वागत है। औरंगाबाद की राजनीति को आज हम समझेंगे कि आखिर औरंगाबाद की 9 जो सीटें हैं कितनी महत्वपूर्ण है किसी भी पार्टी के लिए, और कहा जाता है कि शिवसेना का गढ़ एक तरह से माना जाता है। 2019 में जब परिणाम देखेंगे तो उद्धव ठाकरे के चेहरे पर लड़ाई लड़ी गई थी, बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन अब वही शिवसेना में टूट हो गई है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे में बट गई है। फिलहाल हम मुजीब जी से पहला क्वेश्चन है, मुजीब जी, औरंगाबाद की राजनीति किस तरफ देख रहे हैं टूट के बाद? मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा 1-2 मिनट में। जी। महाराष्ट्र का जो राजकारण है 2014 और 2019 में, हम्म। ये हिंदू और मुस्लिम इस तरह से हुआ था। हम्म। बीजेपी ने जो इश्यूज लेके आए थे उस इशू में वो बीजेपी सक्सेस हुई थी। हम्म। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। अभी फिलवक्त जो है अब जाति पे इलेक्शन आ चुका है। हम्म। जिस तरह से मराठा आरक्षण का इशू पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में चल रहा है, हम्म। मराठा वर्सेस ओबीसी, हम्म। ये लड़ाई जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। हम्म। पहले इलेक्शन हिंदू मुस्लिम होते थे, अब इलेक्शन जो है कैंडिडेट किस कास्ट का है ये बहुत हम्म। मायने रख रहा है। और हम्म। वोटर्स जो है उसी कास्ट के तरफ जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हम्म। और अभी फिलवक्त जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम्म। जातीय समीकरण जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। हम्म। और उसमें जो है एमआईएम का फैक्टर जो है सिर्फ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहीं पे पाया हम्म। जाएगा तो औरंगाबाद में ही पाया जाएगा। जी। महाराष्ट्र में कहीं और डिस्ट्रिक्ट में एमआईएम का इतना क्रेज नहीं दिखेगा। थोड़ा सा हम्म। मालेगांव, धुलिया, ये रीजन में आपको पाया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा क्रेज जो है यहाँ है। तो ओवैसी हम्म। के जो बड़े भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, वो दो दो हम्म। दिन यहाँ शहर में रुक के कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम्म। उस यानी कि तरह से औरंगाबाद खोई हुई जमीन को तलाशने की 2014 में जो जमीन तलाश की थी एमआईएम, उस खोई हुई जी। जमीन को दोबारा वापस पाने की 14 के बाद से 2019 में जो खोई थी उसको पाने की कोशिश में लगी है, कि हो सकता है कि जो औरंगाबाद सेंट्रल सीट है जो हमने 2014 में जीती थी 2019 में खो दी थी, औरंगाबाद जो ईस्ट पश्चिम की सीट है जो दूसरे स्थान पर रहे, हो सकता है कि पहले स्थान पे आ जाए। अगर इन जो दो जातियों, जैसा आप कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, इस बार लड़ाई ओबीसी और मराठाओं के बीच कर दी गई है। जैसे हरियाणा जी में हाँ। बीजेपी ने पोलराइजेशन को किया कि जाट और गैर जाटों में बंटवा दिया।
लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये भी जो बटेंगे कटेंगे का नारा था, ये हरियाणा में ही दिया गया था। हरियाणा का मूर्त रूप अब महाराष्ट्र में आ चुका है ये। लेकिन जी हाँ। जैसा आप इसके पीछे वजह, हम अमेय जी के पास आएंगे। अमेय जी, जो 2014 और 2019 का जो चुनाव था, वो एक तरह से कहा जाता है कि बीजेपी की ये यूएसपी रही है पोलराइज करने का चुनाव हिंदू और मुस्लिम में। लेकिन इस बार बीजेपी हिंदू मुस्लिम में पोलराइज ना करके मराठा और गैर मराठाओं के बीच कर दिया। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानने के लिए एक साल पीछे जाना पड़ेगा, जब मनोज जरांगे पाटिल ने यहाँ पे मराठा आंदोलन शुरू किया, मराठा आरक्षण को लेकर। इस आंदोलन को जब मारपीट का रूप आया, उसके बाद में मनोज जरांगे को जैसे हमने देखा होगा कि सीएम हो, डीसीएम हो, सबको मनोज जरांगे के सामने कहीं ना कहीं आना पड़ा, उनको कन्विंस करना पड़ा। पर अभी भी वो अपने आरक्षण के मुद्दे पे अड़े हुए हैं। सगे सोहरे का आरक्षण जो है, ऐसी उनकी मांग है, ये पूरी नहीं हो पाई। और इसके बाद में जब मनोज जरांगे ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में बताया था कि एक तो लड़ेंगे या पाड़ेंगे, मतलब हम गिरा देंगे, सीटों को गिरा देंगे। एंटी बीजेपी उन्होंने एक वेव यहाँ पे क्रिएट की, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में खास तौर को बीजेपी को देखने को मिला। मराठवाड़ा के पूरे 8 जिलों में से केवल एक सीट यहाँ से चुन के आई थी, संदीपान भुमरे की, औरंगाबाद से। उसके पीछे की वजह भी यही कही जाती है कि एक मराठा कैंडिडेट भुमरे पाटिल थे और मनोज जरांगे पाटिल ने उनको अपना सपोर्ट दर्शाया था। तो एक साल के बाद ये जो मुजीब जी ने बताया कि पिछले समीकरण थे, वो अब जातीय तापे आ चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ मतलब पॉलिटिकली अगर देखने जाएंगे तो ये शिवसेना और बीजेपी का गढ़ है। जैसे कि आपने बताया, केवल एक सीट और उसके बावजूद सिर्फ एक सीट छोड़ के बाकी पूरे शिवसेना ठाकरे गट के जो आमदार थे, वो शिवसेना शिंदे गट में गए हैं। और 2 मंत्री पद इस जिले को शिवसेना शिंदे गट की तरफ से मिले थे। इसके लिए कहीं ना कहीं तो ये अभी एकनाथ शिंदे का गढ़ इसे कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ से एक सिंपैथी उद्धव ठाकरे जी के लिए है। और जो पुराने शिव सैनिक है, वो जो ग्रास रूट के शिव सैनिक है, वो अभी भी जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। ऐसा एक टोटल सिनारियो है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि दोनों, और खास तौर पे अगर देखने को जाएंगे तो पैठण में शिवसेना वर्सेस शिवसेना ऐसा पिक्चर है। शहर में भी शिवसेना वर्सेस शिवसेना, औरंगाबाद मध्य में शिवसेना वर्सेस शिवसेना ऐसा सिनारियो है। औरंगाबाद पूर्व में भाजपा बीजेपी अपोज विथ एमआईएम, जो पीछे माजी खासदार थे यहाँ के इम्तियाज जलील, उनकी थेट जो है लड़ाई अभी इनके साथ है, अतुल सावे जो बीजेपी के कैंडिडेट है। सो ये मतदार संघ में अगर देखने को जाएंगे, एक एक कर हम सीटों पे लौटेंगे, एक एक कर सीटों पे लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मुजीब जी से हमारा सवाल है। मुजीब जी, शिवसेना 2019 का चुनाव हुआ तो शिवसेना उस समय उद्धव ठाकरे की थी। अब शिवसेना 2 भागों में डिवाइड हो गई है। अब एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई है और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई है। सिंबल जो पुराना वाला है वो एकनाथ शिंदे के पास है। नई जो मशाल का जो सिंबल है वो उद्धव ठाकरे के पास है। सवाल ये है कि इस बार की औरंगाबाद की जनता किस शिवसेना को पसंद करने में अपनी भूमिका निभा रही है? जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? मुनीर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सोनू, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब तो एक नए फेज में है। 2019 के चुनाव से अगर 2024 के चुनाव की तुलना की जाए तो 2 पार्टियों के टूट का जैसा सेंटिमेंट है, और सेंटिमेंट के आधार भी वोट मिलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इससे अछूती नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में हम देखते हैं कि सेंटिमेंट का कितना असर होता है। रात में एक चिट्ठी पहुंचती है शरद पवार की, या खेल बदल जाता है रातों रात। औरंगाबाद की राजनीति को लेकर हम समझेंगे। औरंगाबाद चूंकि मराठवाड़ा में पड़ता है और मनोज जारंगे ने इसी मराठवाड़ा से अपना एक बिगुल फूका है। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ, जो सवाल मोई जी से था। विकास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेकिन उनका भी टेक्निकल प्रॉब्लम। ये 2 शिवसेनाओं में टूट का फायदा किस शिवसेना के पक्ष में औरंगाबाद में सबसे आपको देखने को मिल रहा है जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो? देखिए, औरंगाबाद जब हम जाते हैं तो यहाँ के कई अधिकतर जो सीटें हैं, खासतौर पर मैं औरंगाबाद की जो शहरी सीटें हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक मुस्लिम जो मतदाता है वो बड़े पैमाने पर है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित
तो हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 9 में से जो पहली 3 सीटें आती हैं उन सीटों पर बड़े ही अच्छी तरीके से जो शिवसेना यूबीटी है उसका कब्जा हमें देखने मिलता है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। आप कैंडिडेट किसी भी पार्टी का दे दीजिए और जो वोटर है, जो अगर अल्पसंख्यक समाज का वोटर है, तो वो आंख बंद करके उस कैंडिडेट को वोट कर रहा है। 2 दिन पहले ही जब हम सफर कर रहे थे तो उस वक्त हमारे जो ड्राइवर थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे और औरंगाबाद से ही मैं आ रहा था, जिसका संभाजी नगर नाम कर दिया गया है। तो वो भी एक विशेष धर्म से आते हैं। तो उनसे जब हमने बात की तो उससे ये पता चला कि जो मुस्लिम वोटर है वो उसने अपना मन बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो इस शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई में जब हम जाते हैं महाराष्ट्र में और खासतौर पर औरंगाबाद जैसी जगह पर जहां पर शिवसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो ऐसी जगह पर जो उद्धव ठाकरे का गुट है उसे कहीं ना कहीं एक अपर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है और उस अपर एज का फायदा इस विधानसभा चुनाव में हमें देखने मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि नतीजे उतने एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने मिले कि उद्धव ठाकरे की के कैंडिडेट को और महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को मिला था। तो इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो मुस्लिम जो मतदाता है वो यहाँ पर जो है निर्णायक साबित तो होगा, लेकिन उसके वोट जो है वो किसे जा रहे हैं ये साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। तो जब हम सड़क पर चलते हैं और खास तौर पर जब हमें लोगों से मिलते हैं तो हमें एक मिली जुली राय हमें दोनों शिवसेना को लेकर मिलती है, लेकिन जब हम किसी अल्पसंख्यक इलाके में जाते हैं तो वहां पर जो है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को जो है पूरी तरह से एकमात्र वोट जाएगा, ऐसा जो है हमें एक पिक्चर दिखाई देती है। तो इस पूरे ओवरऑल अगर हम अधिकतर 9 सीटों की हम जब बात करते हैं तो इन 9 में से अधिकतर सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो अपना काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कई ऐसे वोटर्स हैं जो जिन्हें औरंगाबाद में ये लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनके साथ धोखेबाजी हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है और जो बाला साहब ठाकरे को मानने वाले हार्डकोर शिवसैनिक है वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हमें नजर आ रहे हैं और यही सिनेरियो ओवरऑल महाराष्ट्र में भी हमें देखने मिल रहा है। अमित जी, 3-4 सीटें जो बड़ी प्रोमिनेंट सीटें हैं मुस्लिम आबादी वाली, चाहे वो औरंगाबाद सेंट्रल हो, औरंगाबाद पश्चिम हो और औरंगाबाद पूर्व हो या पैठड़ वाली जो सीट है, ये 4 सीटें जो बड़ा प्रोमिनेंट है, AIMIM के लिए भी एक मौका है। जब चुनाव हिंदू मुस्लिम न होके जातियों में बटा हुआ है तो AIMIM के लिए ये चुनौती कितनी 2019 के भी मुकाबले महंगी पड़ेगी। 2014 तो 19 पड़ा ही, लेकिन क्या 2024 में जो सोच रही है 2014 का रिटेन करने की कोशिश AIMIM क्या कर पाएगी ऐसा? देखिए, एमआईएम ने बहुत ही टेक्निकल तरीके से इस समय के चुनाव लड़ने का एक कहते हैं आप तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो औरंगाबाद मध्य और औरंगाबाद पश्चिम में औरंगाबाद पूर्व में जितनी मुस्लिम आबादी है वो हिंदुओं के बराबरी की है। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और अभी अगर देखेंगे बटेंगे तो कटेंगे ये स्लोगन्स पूर्व औरंगाबाद में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से जो है मुस्लिम वर्सेस हिंदू ऐसा पिक्चर राजकीय पार्टीज की तरफ से बनाने का प्रयास दिखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ देखने को जो मध्य है जहां से इम्तियाज जलील फर्स्ट टाइम एमएलए बोल के चुन के आए थे, वहां पे भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहां पे अगर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना की लड़ाई हुई तो उसके बीच में शायद एमआईएम का फायदा हो सकता है। रही बात ग्रामीण इलाकों की, तो कई जगहों पे एमआईएम ने अपना कैंडिडेट नहीं देते हुए कुछ राजनीतिक पार्टियों के साथ समझौता किया है। जैसे कि गंगापुर में अगर देखेंगे तो वहां पे एमआईएम ने कैंडिडेट नहीं दिया है और इनडायरेक्टली सपोर्ट वहां पे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिया है, जिसका नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को हो सकता है। इस तरीके से एमआईएम ने एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज की है और अपनी पूरी ताकत जो है जहां जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे लगाने की कोशिश एमआईएम की तरफ से अभी की जा रही है। हालांकि जो विकास का मुद्दा है या जो काम होने का मुद्दा है वो इस इलेक्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी
यहाँ पे अभी तो वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। रही बात तीसरी, लाड़की बहन योजना जो है, इसका काफी हम्म ज्यादा फायदा ग्रामीण भाग में हुआ था। शहरी इलाकों हम्म में भी जो ये इसका फायदा हुआ था। ये एनकैश करने में अगर शिंदे सेना और बीजेपी सक्सेस रही तो कहीं ना कहीं हम्म उनको फायदा भी हो सकता है। इस तरीके हम्म का यहाँ पे पूरा विकास जी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बता सकते हैं, वो यहाँ का शिवसेना बीट देखते हैं, हम्म वो बता सकते हैं आगे का। विकास जी, हमारा ये सवाल है, शिवसेना चूंकि आप औरंगाबाद में देखते हैं, ये एमआईएम को लेके हमारा सवाल है कि जो एमआईएम 2019 में 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो सिमट कर 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कहा जाता है कि औरंगाबाद इनमें से उसका सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंटरेस्टेड वाला जिला है, जहां उसने अपने 3 कैंडिडेट उतारे हैं। बाकी जैसा अमेश जी कर रहे हैं कि एक सीटें एक प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उसने एनसीपी का समर्थन दिया है। इन 3 सीटों पर उसकी भूमिका क्या रहने वाली है? अगर वो नहीं जीती तो नुकसान किसको पहुंचाएगी, और जीती तो क्या ये मान लिया जाए कि नहीं, वहां बटेंगे कटेंगे वाला नारा मुस्लिमों में ज्यादा प्रोमिनेंट दिखा, ताकि हिंदू अलग हो गए और मुस्लिम एकजुट होकर एमआईएम पे चढ़ गए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ, लोकसभा के चुनाव अभी हो चुके हैं, जी ज्यादातर 5 महीने हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का एनालिसिस किया जाए तो जी 3 जो कंस्टिट्यूंसी है असेंबलीज की, हम्म वो शहर में आती है, हम्म औरंगाबाद पूर्व, मध्य और पश्चिम। इन हम्म तीनों एरिया में से एमआईएम हम्म को 2,25,000 से आसपास वोट मिल चुके हैं। हम्म इसका गणित अगर देखा जाए हम्म तो इस शहर की 2009 के डीलिमिटेशन के हिसाब से जो भी ज्योग्राफिकल रचना हो गई है, इसमें मुस्लिम वोटों की संख्या बड़ी है। इसके वजह से शहर में पूर्व हो या मध्य हो, यहाँ पर अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता है तो 2 एमएलए यहाँ पे चुन के आना तय है। ये एमआईएम का है। एमआईएम का जी एमआईएम के 2 एमएलए चुन के आना तय है। लेकिन यहाँ की सियासी मामले, उसके बाद में वोट ब्रेकिंग फैक्टर, डिवाइडेशन फैक्टर, इसकी वजह से अब की बार, अब जो 2024 के इलेक्शन को अपन सामने जा रहे समीकरण हैं, बने। हाँ, जो होने वाले हैं, तो इसमें अभी एमआईएम का जो नारा हिंदुओं ने दिया इधर से, घटेंगे कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, तो ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन फिर से रिलीजियस ट्रैक पे लाके छोड़ दिया। शहर की जरूरत क्या है, शहर की आबादी कहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे बेरोजगारी का क्या मुद्दा है, ये सब बातें छोड़ के इस इलेक्शन को रिलीजियस ट्रैक पे लाया गया है अभी। और इस रिलीजियस का ट्रैक का यानी कि 2014 में एमआईएम ने पहली बार यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन में चुनाव में पैर रखा। मध्य में से इम्तियाज जलीली चुन के आए, 2019 में वही एमआईएम अभी और मुस्लिम, ये दोनों, यानी कि बीएसपी का जो पैटर्न था यूपी में, हिंदू मुस्लिम, अपना दलित, ओबीसी, बीएसपी के 3 कप्तान, ये जो नारा मायावती ने लगाया था 2012 में, उसी पैटर्न को लेके एमआईएम ने यहाँ पे अपनी नींव रखी और 2014 में एमआईएम ने अपना पहला एमएलए यहाँ से निकाला। ऐसी एंट्री तो नांदेड़ से हुई थी, लेकिन पहला एमएलए उसके बाद में मुंबई मिल गए इनको। जी विकास जी अटक गए। विकास जी शायद फ्रीज हो गया है। हमें सुनो, आप पे चलते हैं। आप बताइए कि अभी जो कह रहे थे, अभी बात हो रही थी कि अगर एमआईएम अच्छे से लड़ी और मुस्लिमों का पोलराइजेशन नहीं हुआ तो 2 सीटें उसकी तय है। जैसे मान लीजिए कि औरंगाबाद सेंट्रल सीट है, औरंगाबाद ईस्ट सीट है, पूर्व वाली सीट है। अगर पिछले बार की रिकॉर्ड देखें तो 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज जलील ने जीत हासिल की थी। दूसरी बार जब ये बात आई तो वो दूसरे नंबर पे 2019 में औरंगाबाद सेंट्रल से दूसरे स्थान पर एएमआईएम रही 68,325 सीटों के साथ। वहां से लड़े थे और एमआईएम की सीट पे नसरुद्दीन लड़े थे, सिद्दीकी लड़े थे, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे और इसको शिवसेना ने जीत लिया। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि जो अभी जो माहौल सिचुएशन बना है वो ये है कि माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक भी है,
वो एक फोकस होके बीजेपी को हराने के लिए है। वो इसके लिए उद्धव ठाकरे पे भी चढ़ने के लिए तैयार है। जी, देखिए हम्म ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये पहले की तरह चुनाव नहीं है। पहले की तरह जो है शिवसेना और बीजेपी का अलायंस नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब कांग्रेस का भी अलायंस उस तरह का नहीं है जो पहले हुआ करता था कि कांग्रेस और एनसीपी एक साथ हुआ करती थी। ये चुनाव जो है ये काफी मायनों में अलग है, काफी चीजें बदल चुकी है। यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वैचारिक जो मतभेद होते थे, वैचारिक मतभेद जो है वो अब नहीं बचे हुए। किसी भी तरह की जो आइडियोलॉजी है वो महाराष्ट्र के चुनाव में जरा भी नहीं बची हुई है। तो इस तरह से जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई हम किसको वोट देंगे और किसे हमारा वोट चला जाएगा। फिर भी लोकसभा चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी है उसने जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उन्हें अपने साथ इंटैक्ट रखने का पूरा काम किया। फिर चाहे वो संविधान बदलने वाला नैरेटिव हो या फिर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार वाली बात हो, इन सारी चीजों के जरिए जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट थे उन्होंने अपना जो है जो मुस्लिम वोटर बैंक है उसे बचाने का काम किया और बचाने में वो सफल भी रहे। लेकिन अब लोकसभा के बाद जब विधानसभा की चुनाव की बात आती है तो जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब AIMIM क्या करता है? AIMIM जो है वो मुस्लिम पॉकेट्स पर हमला करता है। वो मुस्लिम पॉकेट्स पर जो है वो तुष्टीकरण जैसी चीजें करने का काम करता है, जिस तरह से जो बीजेपी जो है वो हिंदू वोटर्स पर करने की कोशिश करती है। अब जब AIMIM जो है वो मुस्लिम वोटर्स के सामने वोट मांगने जाता है तो इससे सीधे सीधे नुकसान जो होता है वो होता है जो सेकुलर पार्टीज होती हैं और खास तौर पर जो कांग्रेस से रिलेटेड पार्टीज होती हैं। तो AIMIM जो है वो सबसे पहला नुकसान इन सेकुलर पार्टीज को करता है। अब बात आती है AIMIM की, क्या उसे वोट मिलेगा? देखिए महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ है। 16 सीटों पर AIMIM लड़ रहे हैं और AIMIM जो है वो औरंगाबाद में अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये चुनाव AIMIM को 2019 की तरह नहीं लड़ना होगा, क्योंकि 2019 में उनके सामने शिवसेना और जो बीजेपी थे वो जो है एक तरह से पंचिंग बैग या फिर टारगेट हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो है स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मुस्लिम वोटर जो है वो जो पहले कांग्रेस या शिवसेना को वोट नहीं दे, बीजेपी और शिवसेना को वोट नहीं देता था, वो मुस्लिम वोटर जो है वो अब शिवसेना को, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसे आंख बंद करके वोट दे रहा है। तो AIMIM के लिए ऐसी सिचुएशन में अपनी जमीन बनाना महाराष्ट्र में इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल है। और पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देख लिया जाए तो यही कारण है कि AIMIM जो है वो इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो AIMIM अपनी ताकत और अपनी सिचुएशन महाराष्ट्र में पूरी तरह से भाप चुका है। लेकिन जो पार्टी है उस पार्टी के विस्तार करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और यही कारण है कि अकबरुद्दीन ओवैसी इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बार फिर से 15 मिनट वाला उनका एक बयान दिया। उसके बाद उन्होंने जो नीतीश राणे हैं उनके बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, कटोगे तो बटोगे, उस पर उन्होंने पलटवार किया। तो एक तरह की एक झटपटाहट हमें देखने मिल रही है AIMIM में कि वो किस तरह से मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं और किस तरह से महाविकास आघाड़ी के वोट जो है वो काटने का काम कर सकती है। और उनके लिए औरंगाबाद से अच्छा मुझे लगता है कि और कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर्स हैं। जी, अब हम एक सीटों पे बात कर लेते हैं। अमेय जी, आप एक सीट की, जो पहली सीट हम सिलोट की बात करते हैं, जो शिवसेना 2019 में जीती थी। इस बार अगर हम बात करें सिलोट में, तो सिलोट में क्या राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, क्या स्थिति है सिलोट में? सिलोट में अगर देखा जाए तो शिवसेना शिंदेगढ़ से जो है अब्दुल सत्तार, जो कि मंत्री रह चुके हैं 2009 से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2014 में कांग्रेस से लड़े और बाद में शिवसेना में शामिल हो गए। 2019 में वो शिवसेना में शामिल हो गए। उसके बाद में जब शिवसेना स्प्लिट हुई तो वो शिवसेना शिंदेगढ़ के साथ गए। मगर
यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र की जो रचना है उस हिसाब से सिल्लोड मतदार संघ जो है वो राव साहेब दानवे जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। अब यहाँ पे बात ये हो गई कि राव साहेब दानवे को पराभव का सामना करना पड़ा और इसका पूरा जो है इसके ऊपर इन दोनों में काफी बनातनी हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सत्तार जो है अब्दुल सत्तार ने राव साहेब दानवे को उनके लोकसभा चुनाव में मदद नहीं की और सीधे सीधे उन्होंने अपने पूर्व पक्ष के कांग्रेसी दोस्त जो है एकनाथ काळे उनको हेल्प की थी। अभी इसी को लेकर दोनों में बहुत अनबन हो गई, दोनों में एक दूसरे के ऊपर शाब्दिक भी अनबन हो गई और उसके बाद में अभी सिल्लोड की पूरी बीजेपी जो है वो अभी सत्तार इनके खिलाफ काम करने में लगी है। इतना ही नहीं बल्कि शिवसेना के वहां के सेक्रेटरी जिलाध्यक्ष सुरेश बनकर उन्होंने सीधा सीधा उद्धव ठाकरे गट में प्रवेश किया और अभी वो उद्धव ठाकरे गट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब बीजेपी के एक पुराने प्रत्याशी जो है वो अभी उद्धव ठाकरे गट से लड़ रहे हैं और बीजेपी पूरी की पूरी तालुके की शहर की उनके साथ में खड़ी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसा सामना होते हुए भी खुद ही के मित्र पक्ष बीजेपी के साथ भी अब्दुल सत्तार इनको सामना करना पड़ रहा है। अगर राव साहेब दानवे जी के साथ उनकी फिर से कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कुछ फिर से अनबन जो है वो खत्म हो जाती है, तो शायद आने वाले 2-4 दिनों में अब्दुल सत्तार जो है इनका थोड़ा सा रास्ता जो है वो सीधा दिखाई पड़ रहा है। वरना इस बार जितनी आसानी से पिछली 3 बार उन्होंने जीत हासिल की उतनी वहां पे दिख नहीं रही है और सीधी सीधी फाइट जो है वो शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट और उनके साथ जो बीजेपी है वो उनकी सिल्लोड में देखने को मिल रही है। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ भी शिवसेना का ही गढ़ रहा है। कन्नड़ पिछले बार शिवसेना वहां से जीती थी। वहां स्थिति क्या है, उसके बाद फिर हम चलेंगे सेंट्रल में जो औरंगाबाद की हम बात कर रहे थे, सोनू के पास चलेंगे। कन्नड़ वाली आपसे बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कन्नड़ की लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहां के जो पूर्व प्रत्याशी थे हर्षवर्धन जाधव, वो पिछली बार अपक्ष चुनाव उन्होंने लड़ा था, मगर इस बार उनकी पत्नी ही उनके खिलाफ जो है वो मैदान में दिखाई दे रही है। जो महायुति शिंदेगढ़ बीजेपी की तरफ से वहां से प्रत्याशी है और शिवसेना के जो सिटिंग एमएलए थे उदय सिंह राजपूत, अब मियां बीबी के झगड़े में अगर उनका फायदा हो गया, इनकी वोट जो है वो अगर डिवाइड हो गई तो शायद उदय सिंह राजपूत शिवसेना जो एकमेव आमदार है जो शिंदेगढ़ में गए नहीं यहाँ औरंगाबाद से, वो है उदय सिंह राजपूत। तो यहाँ पे देखा ही पड़ रहा है, मगर जरांगे फैक्टर भी यहाँ पे काम करने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मराठा समाज काफी सारी संख्या में है, तो ये फाइट 2 लोगों में फाइट नहीं है, तो यहाँ पे तिरंगी फाइट देखने को मिल रहे हैं जो कि हर्षवर्धन जाधव, हाँ यस, हर्षवर्धन जाधव, संजना जाधव और उदय सिंह राजपूत जो सिटिंग एमएलए है इनके बीच में देखने को मिल रही है। अगर जाधव फैमिली की वोट बैंक डिवाइड हो गई, मतलब कुछ वोट पति के पास कुछ वोट पत्नी के पास, तो फिर उदय सिंह राजपूत को रास्ता सीधा दिखाई दे पड़ रहा है। वरना यहाँ पे ये ट्रिपल फाइट है। आज ही एकनाथ शिंदे भी वहां पे आए थे कन्नड़ में, उन्होंने काफी बड़ी प्रचार रैली ली, काफी बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी उन्होंने किया। तो देखने को मिलेगा कि वहां पे अगर बीजेपी, शिवसेना, शिंदेगढ़ और राष्ट्रवादी अजित पवार गट के भी जो है वहां पे काफी सारी पावर है। वहां के नगर अध्यक्ष भी अजित पवार गट के थे। अगर तीनों ने एक साथ काम किया और ओबीसी मराठा इकट्ठा वोट अगर महायुति को मिलते हैं, लाड़की बहन का फायदा मिलता है, तो संजना जाधव भी रेस में दिखाई दे पड़ रही है। सोनू, अभी हम बात कर रहे थे औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद पश्चिम और औरंगाबाद पूर्व की, जो 3 सीटों की हमने बात कर ली, जहां एएमआईएम की अपनी भूमिका है। तीनों सीटों पर एएमआईएम अगर पोलराइजेशन नहीं होता है तो 2 सीटें, जैसा संजय जी विकास जी बता रहे थे कि 2 सीटों पर उसकी जीत कंफर्म है। लेकिन आप जो बता रहे थे कि जो अब 2019 वाला नहीं रह गया चुनाव 2024 का महाराष्ट्र का, अब यहाँ मुस्लिमों का पोलराइजेशन बहुत कम होगा। हो सकता है कि हाँ कुछ हिस्सा हो जो मुस्लिम आबादी जो एएमआईएम पर चढ़ जाए, लेकिन एमबीए की वहाँ पलड़ा भारी पड़ रहा है। हम फुलाम्बरी सीट की बात करेंगे। फुलाम्बरी पे क्या स्थिति है, जो बीजेपी की सीट रही, पिछली बार बीजेपी ने वहां से जीत हासिल की थी? सोनू नहीं सुनाई दे रहा। अमेय जी आप ही बताइए, फुलाम्बरी में क्या है सिचुएशन? देखिए इस बार अगर खासियत देखने को जाएंगे तो कहीं पे भी ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट और बीजेपी आमने सामने है।
जहां जहां उद्धव ठाकरे गए वहां वहां शिवसेना है, मतलब शिवसेना के खिलाफ शिवसेना ऐसी देखने पड़ रहा है। फुलंब्री एक्सेप्शनल है क्योंकि फुलंब्री के जो सिटिंग एमएलए थे हरिभाऊ बागड़े, वो अभी राजस्थान के राज्यपाल बन चुके हैं और इसके बाद में उनकी जो ये गद्दी है वो आगे कौन चलाएगा, इसके ऊपर कई बंडखोरी तो नहीं देखनी पड़े। ये सब चीजों को लेकर अनुराधा चौहान बीजेपी की वहां से प्रत्याशी है और उनके खिलाफ विलास आवताड़े जो यहाँ से यहाँ के कांग्रेस है, उन्होंने भी इसके पूर्व भी उसी सीट से फाइट दी थी। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में ही यहाँ पे सामना देखने को मिल रहा है। मगर फुलंब्री के पूर्व एमएलए जो थे वो अभी जालना जिले के खासदार बन चुके हैं, उनकी भी वहां पे जो है ताकत उन्होंने लगाई है। मगर यहाँ पे उनके भाई जालना के जो खासदार है कांग्रेसी, उनके भाई जो है उनकी नाराजगी दिखाई दे पड़ रही है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी इस बार फुलंब्री मतदार संघ में देखने को मिल रहे हैं। अगर जरांगे पाटिल फैक्टर इस मतदार संघ में चला, अगर अपक्ष और बंडखोरों ने यहाँ पे ये नहीं ज्यादा जोर नहीं दिखाई दिया, तो फिर कहीं ना कहीं ये सीट भी जो है कांग्रेस को मिल सकती है और यहाँ पे भी काफी टफ फाइट जो है वो दिखाई दे पड़ रही है। बीजेपी के नेता जो है वहां पे अपनी पूरी ताकत लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं और इस मतदार संघ की खासियत यह है कि आधा मतदार संघ जो है ये ग्रामीण इलाके में आता है और आधा जो है वो शहर में आता है, तो शहरी आता है। तो यहाँ पे जो वेव जो शहर में चलेगी उसी के ऊपर ये पूरे मतदार संघ का भविष्य देखने को मिल सकता है। यानी कि आप अगर मराठवाड़ा का इलाका औरंगाबाद है, औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा सीटों में बात करेंगे तो मनोज जारंगे पाटिल का अपना एक दबदबा है जो मराठा आंदोलन को लेकर करे और ये हानि पहुंचाएगा बीजेपी यानी कि महायुति को। जिन जिन सीटों पे महायुति के कैंडिडेट होंगे वहां निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा, जैसा आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली अगर इस बात को लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी और शिवसेना ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, वहां पे सिर्फ जरांगे फैक्टर ही ऐसा था कि जिसके वजह से बीजेपी और शिवसेना को नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखने को मिली देखेंगे तो जो मुस्लिम वोट्स है वो सीधा सिंपैथी वोट्स, मुस्लिम सिंपैथी वोट्स वो सीधा ठाकरे गुट को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में एमआईएम ने इतने एक्टिव नहीं था जितना अभी विधानसभा के इसमें 2 मतदार संघ में अपनी ताकत लगा रहा है। जरांगे फैक्टर को जो ये था इम्पैक्ट था वो लोकसभा में देखने को मिला और उसी कॉन्फिडेंस के साथ जरांगे फिर से लड़ेंगे या गिराएंगे इस भूमिका में थे। उन्होंने काफी ज्यादा लोगों के एबी फॉर्म्स भी मंगा के लिए थे, बाद में लोगों को पीछे फॉर्म लेने को भी उन्होंने आदेश दिया था। और कहीं ना कहीं समाज में जो एकजुटता है, मराठा समाज यहाँ पे बहुसंख्य है, मतलब काफी ज्यादा संख्या में तादाद में है। तो अगर जरांगे का मैसेज काम करता है तो इसका सीधा फटका वो जिसको गिराएंगे उस कैंडिडेट के पास हो सकता है। सुनो, औरंगाबाद सीट की तो हम लोगों ने बात कर ली, औरंगाबाद सीट में क्या सिचुएशन रही। हम थोड़ा बात कर लेते हैं गंगापुर की। गंगापुर चूंकि बीजेपी की सीट है, गंगापुर में चुनावी समीकरण क्या बन रहा? जी देखिए, गंगापुर में प्रशांत और बम और सतीश चौहान की यहाँ पर लड़ाई है, तो यहाँ पर भी जो है मुझे लगता है कि असर जो है वो देखने मिलेगा शिवसेना वर्सेस शिवसेना, और जो पूरी टूट पड़ी है उन सारी चीजों का हमें देखने मिलेगा। सेंटीमेंट्स इस चुनाव में काफी अच्छी तरह से काम करेंगे और जो शिवसेना यूबीटी और महाविकास आघाड़ी से जो रिलेटेड कैंडिडेट है उन्हें काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर वोट मिल सकते हैं। और ये वो इलाका है जहां पर जो मराठा वोटर्स है उसका फायदा जो है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा। तो मनोज जरांगे पाटिल का इम्पैक्ट जो है वो ग्रामीण सीटों पर, जो ग्रामीण इलाके में जो आने वाली सीटें हैं उसमें हमें देखने मिल सकता है। और ये गंगापुर सीट उनमें से ही एक है और मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें जो है वो डिपेंड होंगी कि जो मनोज जरांगे पाटिल है वो किस और इशारा करते हैं। पिछले चुनाव में जो हमने लोकसभा चुनाव देखा था उसमें ये देखा था कि मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा वोटर्स का समर्थन करने की बात कही थी, लेकिन इस चुनाव में वो अपने कैंडिडेट्स उतारने वाले थे, लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को वापस लेने की का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के साथ
वो अलायंस करने वाले थे, तो उन लोगों ने उन्हें आखिरी लिस्ट नहीं दी कि वो कितने कैंडिडेट सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं या फिर उतारने चाहते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हम चुनावी मैदान में उतरते हैं तो हमारे जो मराठा कैंडिडेट्स हैं वो हार जाएंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट लिया और एक और मौका जो है वो महाविकास आघाड़ी को दे दिया है कि वो इस चुनाव में अच्छी तरह से लीड हासिल कर सकते हैं। तो गंगापुर सीट पर भी हमें इसी तरह की लीड देखने मिल सकती है। अमेश जी, एक लास्ट सीट बचती है वैजापुर। वैजापुर देखी जाए तो ये भी सीट शिवसेना की रही। औरंगाबाद में शिवसेना और बीजेपी दो ही स्थापित रहे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है इन दोनों पार्टियों के लिए, महायुति के लिए, कुल मिला के महायुति के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। वैजापुर में क्या सिचुएशन है? जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे भी शिवसेना विरुद्ध शिवसेना फाइट देखने को मिल रही है। शिवसेना के रमेश बोरनारे जो है वो शिवसेना शिंदे गट के कैंडिडेट यहाँ से है, तो उनके साथ जो प्रत्याशी है वो है शिवसेना ठाकरे गट में। कुछ ही दिनों पहले जिन्होंने बीजेपी में से जाके शिवसेना ठाकरे गट में प्रवेश किया था वो डॉक्टर दिनेश परदेशी। अगर देखा जाए तो दिनेश परदेशी वैजापुर सिटी के जो है वो नगराध्यक्ष रह चुके हैं। मगर ग्रामीण इलाकों में अगर देखने को यहाँ पे देखने को मिलेगा तो रमेश बोरनारे मराठा कैंडिडेट है, ये राजपूत कैंडिडेट है। तो ये दोनों में काफी फाइट देखने को मिलेगी। ओबीसी वोट्स यहाँ पे काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर ओबीसी वोट्स पूरी तरीके से लेने में तो परदेशी कामयाब रहे तो काफी अच्छी तगड़ी फाइट जो है वो इनके साथ दे सकते हैं। और रमेश बोरनारे जो कि सिटिंग एमएलए है वहां से, वो उन्होंने भी शिंदे गट के साथ गए थे। अभी आज ही शिंदे जी ने जो है उनके एरिया में सभा भी ली और शक्ति प्रदर्शन भी किया। यहाँ पे काफी तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज रमेश बोरनारे के साथ हुई थी। मगर एक बात ये भी है कि जो चिकटगांवकर फैमिली है, जो इसके पहले राष्ट्रवादी में थी, उसके बाद में शिवसेना उद्धव ठाकरे गट में थी, वो चिकटगांवकर जो है उन्होंने अपना समर्थन रमेश बोरनारे को दिया है। तो चिकटगांवकर वहाँ के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, वो वहाँ के एमएलए थे। तो उनकी अभी उनका गठबंधन अभी इनके साथ है, शिंदे गट के साथ है। सो उनकी अगर देखने को गए तो चिकटगांवकर फैमिली काफी वर्चस्ववादी वहां पे रही है। उनके समर्थन में शायद बोरनारे को उसका फायदा हो सकता है, मगर यहाँ पे भी जंग तगड़ी देखने को मिलेगी। उपेंद्र, मैं अमय से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी जी। और रमेश बोरनारे को जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो 98,000 वोट मिले थे, और जो दूसरे नंबर पे थे एनसीपी के अभय पाटिल, इन्हें सिर्फ 40,000 वोट मिले थे। तो उनके वोट शेयर में काफी ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन वो लड़ाई थी शिवसेना वर्सेस बीजेपी कांग्रेस की, तो इस हिसाब से उन्हें काफी ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको कि जो रमेश बोरनारे हैं उन्हें उनके चेहरे पर वोट मिलेगा, या फिर उन्हें जो वोट मिलता था वो शिवसेना उद्धव ठाकरे या फिर बाला साहेब ठाकरे के नाम पे मिलता था? और अगर वो सिचुएशन है तो क्या इस चुनाव में जो रमेश बोरनारे हैं उन्हें एक बहुत बड़ा फटका लगने वाला है? देखिए, ये जो वैजापुर है वो शिवसेना का गढ़ रह चुका है। आरएम वाणी वहां के जो एमएलए थे, उनके शिष्य रमेश बोरनारे है, मतलब उन्हीं के साथ ये घूमते थे, उन्हीं के कार्यकर्ता थे। और उसके बाद में एक दूसरी भी सिंपैथी रमेश बोरनारे के साथ वो थी कि वो प्राध्यापक थे। एक पढ़ा लिखा चेहरा, एक पढ़ा लिखा नेतृत्व वो तालुके को मिलने के हिसाब से उस टाइम उनकी सिंपैथी थी। और आरएम वाणी ने शिवसेना का गढ़ बना के रखा हुआ था। तब बोरनारे इस पूरी ताकत के साथ वहां पे लड़ चुके थे। मगर इस बार जो है चिकटगांवकर का समर्थन जो है वो बोरनारे के साथ है, क्योंकि जी भाई, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। टेक्निकल शायद कुछ ग्लिचिंग आ रही है। सोनू, कुल मिला के मुझे लगता है उनका चला गया। हाँ, तो अभय सोनू जो पिछली बार चुनाव में थे, तो जिस बात की आप कह रहे हैं कि रमेश जो नाना साहब हैं वो शिवसेना के थे उस समय, उद्धव ठाकरे और बाला साहब के निश्चित रूप से उनका अपना ऐसा बता रहे हैं ये कि वो उनके गुरु रहे और शिवसेना का गढ़ माना जाता है। पिछली बार अभय जो दादा हैं वो उनको कांग्रेस से 40,000 के आसपास वोट मिला था, और इस समय कांग्रेस महाविकास आघाड़ी और जो उद्धव ठाकरे हैं दोनों एक ही खाते में और एक ही पाले में हैं। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि अभय को फायदा
मिलेगा। और जिस प्रकार से इन्होंने हल्का सा एक हिंट दिया कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति ओबीसी और मराठाओं में बटी हुई है, इसका फायदा जी अगर हुआ तो फायदा रमेश पा जाएंगे। अगर ये पोलराइज नहीं हुआ तो यहाँ से जो शिवसेना का कैंडिडेट है वो बाजी मारेगा। तो आज जो हम लोगों ने आज औरंगाबाद की सुनो बात की बड़ा दिलचस्प रहा, और कहाँ मियाँ बीबी की लड़ाई है, मियाँ बीबी अपने में चुनावी मैदान में है। और जो सीटें हैं जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, जो वो शिवसेना का गढ़ जो बाला साहब द्वारा बनाई गई थी, उद्धव ठाकरे ने उसका नेतृत्व किया था, लेकिन अब जो शिवसेना एक में टूट हुई है और दो शिवसेना में बट गई है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि कौन से शिवसेना कौन से। लेकिन एक आपने बताया कि जो आज अब जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो जो 2019 और 2014 में जो पोलराइजेशन हिंदू और मुस्लिम का था, वो इस बार उतना जी पोलराइजेशन दिख नहीं रहा, और मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सोनू बहुत बहुत धन्यवाद आज औरंगाबाद की राजनीति को समझाने के लिए। फिर हम कल लौटेंगे और एक और क्षेत्र को लेकर लौटेंगे कि आखिर वहाँ क्या सिचुएशन मौजूद है। लेकिन अभी औरंगाबाद की अगर बात करेंगे तो औरंगाबाद निश्चित रूप से एनडीए के पाले में पलड़ा भारी होता दिख रहा। तो हम महाराष्ट्र की राजनीति से ऐसे आगे भी हम कल भी एक नए क्षेत्र को लेके आएंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ क्या स्थिति है। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।